सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि पाकिस्तान ने ईरान की जारहियत के खिलाफ इंतहाई मोहतात और नपातुला जवाब दे दिया है। ईरान की तरफ से हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। इश्तियाल में आए बगैर सिफारती सतह पर इस मसले को ईरानी हुकूमत के साथ उठाया, लेकिन ईरान ने फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अपनी इस बिला इश्तियाल जारहियत की मुआफ़ी मांगने की बजाय दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज करते हुए ईरानी सिक्योरिटी को मुकद्दम बताया, जो किसी तौर रियासती ओहदेदार को ज़ेब नहीं देता। इसमें भी कोई शक नहीं कि ईरान में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने मौजूद रहे हैं, जहां से बॉर्डर क्रॉस करके कलअदम BLF और BLA ने सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ये मसला बार बार ईरान के साथ उठाता रहा, लेकिन जवाब कभी मुस्बत नहीं मिला। अब इदारों के पास इंतहाई मुसद्दक़ा इत्तलात थी कि ईरान में मौजूद ये दहशतगर्द पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहे हैं। इन्हीं मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए इन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, ताकि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को रोका जा सके। पाकिस्तान के मोहतात एक्शन में सिर्फ दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि पाकिस्तान और ईरान के आपस में बरादराना ताल्लुकात रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान किसी किस्म की मजीद कशीदगी नहीं चाहता। ये अब ईरान की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को हल करे, ताकि सिफारतकारी के जरिए हालात को नॉर्मल किया जा सके। आज की कार्रवाई और मुसालत के इम्कानात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार डॉक्टर हुमा बकाई साहब ने हमें भी ज्वाइन किया है और डॉक्टर मारिया सुल्तान भी हमारे साथ हैं। जनाब ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर और बड़ा प्रिसीजन के साथ जवाब दिया है, दिफाई लिहाज से बताइए, इसमें तो ऐसा नज़र आता है कि शायद ऐसी नज़ीर कम मिलती है कि बिल्कुल कोई कोलेटरल डैमेज भी नहीं और एग्जैक्ट जहां पर निशाना लगाना था वहीं पर बिल्कुल हमने देखा कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया। आई थिंक ये सेकंड वो है रीजन में। पहले 2019 में सिर्फ रिटॉर्ट था, जो भारत जो ईरान से बड़ी मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, उसको आई थिंक विद इन वेरी लिमिटेड टाइम जवाब दिया गया। और इस दफा आई थिंक इसको मैं कहूँगा कि स्विफ्टर देन स्विफ्ट रिटॉर्ट है, कि शायद इससे भी कम टाइम था, बिकॉज द टाइम बलूचिस्तान के जो ईरान का सीस्तान प्रोविंस वहाँ इंटेलिजेंस कलेक्शन ज़रा डिफिकल्ट होती है। लेकिन जब डिसीजन हुआ पॉलिटिकल लीडरशिप का, तो मिलिट्री ने आपने देखा विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड किया। टारगेट सिलेक्शन वाज वेरी क्लियर, जिसे आपने मेंशन किया। और इसमें आई थिंक जो मिलिट्री की प्रोविंस है तीनों सर्विसेज की, चाहे वो ग्राउंड बेस्ड है या एरियल प्लेटफॉर्म्स है, इंटेलिजेंस है, बड़ी अच्छी आई थिंक कोऑर्डिनेशन थी। और विदाउट कोलैटरल डैमेज जो टेररिस्ट उनको निशाना बनाया गया। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू इंडिया, बिकॉज जयशंकर साहब 2 दिन पहले उधर ही थे, एंड द मोमेंट ही लेफ्ट उसके आई थिंक 5-6 घंटे बाद स्ट्राइक किया था ईरान ने। और ऐसे इन्वायरमेंट में आई थिंक ये थोड़ा ज़रूरी है अवाम को बताना कि 3 आई थिंक डिपार्टमेंट्स कह लें या शोबों में बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। गवर्नर सिंह गए हुए थे तेहरान फॉर ट्रेड फेयर, दोनों नेवीज की एक्सरसाइज थी और प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे उनके फॉरेन मिनिस्टर को ईरान को डेवोस में। सो तीनों डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री लेवल पे आप कहें कि एक बरादराना रिलेशनशिप, ग्रोइंग रिलेशनशिप नजर आ रहा था। इस एनवायरमेंट में अगर जयशंकर भारी पड़ जाता है ईरानी लीडरशिप पे और वो कान में जाकर उन्होंने क्या से बात की और विदाउट एनी रीजन, ऑनेस्टली जब 4 जनवरी को अटैक हुआ ईरान में, पाकिस्तान ने कंडेम भी किया, सारी फिंगर पॉइंटिंग थी इसराइल की तरफ। इसराइल पे गोली नहीं चलाएगी और मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट किया गया। आई थिंक ईरान हैज टू सीट फॉर देमसेल्फ। मेरे ख्याल में अभी टाइम है कि आप डीएस्केलेट करें इसको। सही। अब डीएस्केलेशन की जिस तरह बात की है ब्रिगेडियर साहब ने, डॉक्टर हुमा साहिबा, अब डीएस्केलेशन तो जाहिर है कि उसके लिए ईरान को पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहला कदम नहीं उठाया और फिर रिएक्शन में पाकिस्तान को ये करना पड़ा। अगर इससे पहले भी अगर ईरान कहता गलती हो गई है, कोई माफ़ी की बात होती, तो शायद पाकिस्तान इस हद तक ना जाता। लेकिन अब ये मामला हो गया है, उसको जवाब दे दिया और ख़ास तौर पर ईरान कहता है जी हमारे किसी शहरी को कुछ नहीं हुआ, तो ये तो एक एडमिशन है कि फिर दहशतगर्द ही निशाने पर थे। देखिए जी, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि तदब्बुर के साथ जवाब दे। इस तरह के इश्यूज पाकिस्तान ईरान के बीच में पहले भी आए हैं और इससे बेहतर तौर हल हुए हैं। बहुत बड़ा वाकया हुआ था
फरवरी 2020 में, और पाकिस्तान ने उसका सही अच्छी रिस्पांस दी थी। हमने तो ईरान की निशानदेही पे लोग पकड़कर भी इनको वापस किए हैं। तो ये जो अनप्रोवोक्ड वायलेंस ईरान ने किया है, इसका जवाब पाकिस्तान ईरान रिलेशंस में शायद नहीं है। इसका जवाब बनता है जो लार्जर कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है उसमें, और इसलिए पाकिस्तान ने कोशिश की कि पहले डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जवाब देकर मजीद एस्केलेशन को रोका लग जाए, लेकिन जब वहां से तकरीबन इतराफ हुआ वायलेंस का और इल्जाम तराशी हुई, तब पाकिस्तान ने इन अबाउट लेस देन 48 आवर्स काइनेटिक रिस्पॉन्स दी। ये काइनेटिक रिस्पॉन्स इन सम वेज एक रेड लाइन है जो पाकिस्तान ने ड्रॉ की है, और एक मैसेजिंग है जो पाकिस्तान ने की है कि जी आप मुझे इराक और सीरिया की सफ में ना खड़ा करें, पाकिस्तान इज इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। और ये मैसेजिंग खत्ते के लिए भी जरूरी थी, ईरान के लिए भी जरूरी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी जरूरी थी कि पाकिस्तान अपना दिफा पूरी तौर पे करेगा, लेकिन किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में साकिन नहीं होना चाहता। इसलिए जरूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो। आपने बिल्कुल बजा कहा, द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट, इन द इरानियन कोर्ट, और इरानियंस को डिसाइड करना है कि वो सूरत हाल को कैसे देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, चाइना ने भी रिस्ट्रेन के लिए कहा है दोनों मुल्कों को, रशिया ने भी रिस्ट्रेन के लिए कहा है, अमेरिका ने ऑल आउट ईरान को कंडेम किया है, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब भी दिया है और डायलॉग को भी मेज पे रखा है, और वो अभी भी रेजोल्यूशन के लिए तैयार है। अच्छा, इसमें चीन भी किरदार अदा करने की बात कर रहा है, और जाहिर है कि पाकिस्तान की कभी भी ख्वाहिश नहीं रही किसी भी तरह से कि हम कोई जारहियत करें, या हमारे अज़ाइम उस तरह के नहीं है जिस तरह के भारत के हैं कि जी खित्ते में हमने कोई अपनी डोमिनेशन कायम करनी है। ब्रिगेडियर साहब, ये मिसकैलकुलेशन इतनी ईरान किस तरह कर गया कि उनका ख्याल था कि शायद पाकिस्तान को इसका रिएक्ट नहीं करेगा, हमने तो भारत को जिस तरह का जवाब दिया वो तो हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये ईरान को शायद ये ख्याल था कि हम ये करेंगे, हमने इराक के साथ भी किया है, हालांकि वो भी उनका दोस्त मुल्क है, और अमेरिका के साथ बड़े अरसे से उनके मिसाइल चल रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि जी अमेरिका ने इस तरह से रिएक्ट किया हो कि जी ईरान पर मिसाइल दागे हों, लेकिन ये पाकिस्तान के हवाले से वो मिसकैलकुलेट कर गया। जी, आई थिंक जिस एनवायरनमेंट में उन्होंने किया है, बिल्कुल अब दो रीजन नजर आती है, या तो ये एरोगेंस है जो मुझे समझ नहीं आती किस चीज की एरोगेंस है, और दूसरा जो है वो है बेसिकली आई वुड से इट्स हिमाकत है, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। और अगर भारत के कहने पे किया ऐसी एनवायरनमेंट में, तो आई थिंक नाउ दे हैव कम टू नो के इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को टेस्ट करना, और फॉर नो रीजन। तो मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेशन भी हुई है, और इस वक्त ईरान जो है सराउंडेड बाय आई वुड से एनिमीज, इजराइल है, यूएस है, उसके बाद गल्फ में इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिल रहे हैं, और दे शुड सिक्योर देयर शोल्डर, अपना जो नेबरहुड है उसको सिक्योर करें, और उसमें उसका फायदा मेरे ख्याल में बिल्कुल इल टाइम था, स्पेशली अगर भारतीय वजीर खारजा वहां पे थे, उसके बाद अगर आप करते हैं तो एक बड़ा अजीब सा सिग्नल आता है, और भारत ने बड़ा सेलिब्रेट किया था जब ये अटैक हुआ है। तो अभी मेरे ख्याल सबको ठंड पड़ गई है कि पाकिस्तान जो है एज फार एज सॉवरेनिटी इज कंसर्न बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और ना पाकिस्तान को कहना चाहिए वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, और मेरे ख्याल में ठीक। अच्छा हुमा साहिबा, ये फरमाइएगा कि ये ईरान की एक पॉलिसी नजर आती है, और शायद जिस पर वो चलकर उसने ये काम किया कि वो रियासत के साथ उस तरह नहीं चलता। मिसाल के तौर पर आप देखें तो वो हुसी बागियों के हवाले से देखें, उनके ताल्लुकात, हिजबुल्लाह एक तंजीम है उसके साथ, यानी लबनान से उस तरह के नहीं होंगे, हिजबुल्लाह से आपको ज़्यादा नजर आएंगे। इसी तरह यमन से आपको हुसियों के साथ उनके ताल्लुकात भी नजर आते हैं, दीगर जगहों पर भी हम ये देखते हैं। तो ईरान की ये एक शायद स्ट्रेटजी रही है। तो अब एक इंटरनल उनके ऊपर प्रेशर था कि शायद इसराइल में और अमेरिका के साथ वो मामला उस तरह नहीं चला पा रहे, तो उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन में ये काम कर दिया है। तो अब इससे ये फिर निकलेंगे कैसे? अब अगर हमने डीएस्केलेट करना है तो जाहिर है ईरान को पहले ये सोचना होगा इस बारे में, तो वो पीछे अब किस तरह हटेंगे? क्या मिनिमम होगा कि उसके बाद हम कहें कि हाँ जी ईरान ने ऐसा कदम उठाया है? पहली चीज़ तो आगे इन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारा तो कोई शहरी नहीं है, इसका मतलब दहशतगर्द मारे गए। तो एक तो इंटेंशन नजर आ गई, उन्होंने साथ कहा जी सॉवरेनिटी का भी हम एहतराम करते हैं। तो अब बात कहाँ से आगे बढ़ सकती है इसके बाद? देखिए जी, ईरान के अंदर भी इस वक्त एक डिवाइड है और पोलराइजेशन है। जो एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट लीडरशिप है जिसके हाथ में ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी एक अपनी ट्रेजेक्ट्री है, और उनकी ट्रेजेक्ट्री ये है कि वो प्रॉक्सी वॉर्स भी करते हैं, जिनका आपने इन समवेज इशारा किया, और इसी तरह वो इस नॉन स्टेट एक्टर को की जो पॉलिटिक्स है मिडल ईस्ट में, उसको उन्होंने जिंदा रखा हुआ है।
दूसरी बात ये कि ईरान ने बिल्कुल मास्टर किया हुआ है इस बात को कि वो जंग अपनी दहलीज पर नहीं आने देते, यानी वो जंग लड़ते हैं ईरान के लिए लेकिन अवे फ्रॉम ईरान। ठीक, मुझे ये बहुत वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये सिग्नलिंग थी वेस्ट को कि डोंट ब्रिंग द वॉर टू इरानियन डोर स्टेप, और पाकिस्तान ने यहाँ इसके रिस्पॉन्स देके कहा है कि हमें उसमें इन्वॉल्व ना करें। जो ये बार बार सवाल उठ रहा है ना, ये ईरान ने ये क्यों किया है? मेरे ख्याल में ईरान ने ये इसलिए किया है कि ये पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के हवाले से नहीं था। इट वाज मैसेजिंग कि डोंट ब्रिंग द वॉर टू माय डोर स्टेप, और जो स्टेट्स इसमें मुलव्वस हो सकती हैं कि वॉर ईरान से करीब चले जाए, जो इसने इस वक्त सूरत हाल की हुई है मिडल ईस्ट में, उनको लिए उसने वार्निंग शॉट्स फायर किए थे। इसके अलावा कोई वजह समझ में नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल ईरान पाकिस्तान के साथ जंग चाहता है, वो एक सिग्नलिंग कर रहा था। हाँ, उसने ये रियलाइज नहीं किया कि अगर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को इन्वॉल्व करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर ये बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपनी रेड लाइन ड्रॉ करे और रिस्पॉन्ड करे, जो पाकिस्तान ने राइटली किया। लेकिन मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि अब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन को रोकना चाहिए। अगर मजीद एस्केलेट होता है तो ना हमारे लिए अच्छा है और ना खित्ते के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही। अब ब्रिगेडियर साहब, इसको डी एस्केलेट करना कैसे है? दहशतगर्दी का पाकिस्तान शिकार है, अभी दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान को पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, अफगानिस्तान से भी इस तरह करवाया जाता है, ईरान से भी। पाकिस्तान ने कभी इस तरह कदम नहीं उठाया, बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज करके चलाए जा रहे थे, मसाइल थे। तो अब इसको डी एस्केलेट करने के लिए क्या करना होगा? कुछ तो चीज़ें तय होंगी कि अब पाकिस्तान में दोबारा इस तरह का नहीं मामला होगा, दहशतगर्दी भी नहीं होगी, हम अपनी तरफ से इंतजाम कर रहे हैं, इक़दाम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आइंदा के लिए ये कुछ पैरामीटर्स अब तय करने होंगे, क्योंकि ये तो एक इर्रेपरेबल लॉस करवा दिया है ईरान ने। जो मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस है, 4 साल से ईरान पाकिस्तान बॉर्डर को बॉर्डर ऑफ पीस डिक्लेयर किया गया। बड़े हाई प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप थी, इवन इमरान खान की, देन यू हैड शहबाज शरीफ, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड मिलिट्री लीडरशिप, और उनके बड़े रेगुलर विजिट्स होते रहे। फिर जो है आपको पता है बॉर्डर पे विलेजेस और ट्रेड के लिए खोले गए, एंड देन एनर्जी कॉरिडोर की बात हो रही है। तो ये मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। फिर दोस्त हैं लाइक चाइना इज आई थिंक फोर्थ कमिंग, और आई थिंक हमारे ऐसा भी नहीं है कि चैनल सारे को ब्रेक हो गए। तो ओनली फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान ने कहा जी फिर आप फिर अपना वापस, बिकॉज जब आप अपने भाई के घर इस तरीके से हमला करते हैं तो आई थिंक एक बेर मिनिमम तो चीज़ है जो आपने अपनी आवाम को भी जवाब दे है। तो मेरे ख्याल में रीस्टार्ट हो सकता है, नथिंग इज लॉस्ट। अगर उनका कोई गुस्सा था वो निकल गया, और इधर से पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दों को स्ट्राइक किया है, तो दे शुड जॉइंट पेट्रोलिंग की बातचीत हुई, जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हुई। अगर कोई अभी अगर आप हिस्ट्री में जाए तो आई थिंक उस साइड पे ज्यादा रहा है। कुलभूषण ने स्टेड देयर फॉर ईयर्स, जो कुछ बहार में रहा वहां से करता रहा। फिर उजैर बलोच ईरानी पासपोर्ट में, फिर BRI की सारी दुनिया को पता है, प्रूफ्स हैं दे ऑपरेट, और ये इनकी वीडियोस हैं वापस जाते हैं ईरान में। तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली वर्क, और दोनों के लिए मे बी आउट ऑफ दिस क्राइसिस एक अच्छा हल निकल सकता है। एंड आई एम श्योर ईरानी अगर देखें दे नीड फ्रेंड्स, इवन इंटरनली बड़ा प्रेशर है। आज 40,000 रियाल का डॉलर है, टाइम वी डोंट काउंट के यहाँ 280 पे शोर मचता है। तो इतनी अच्छी हालत नहीं है इकोनॉमी की, सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान तो एक रिलीफ जोन है उनके लिए, चाहे वो उनकी मिलिट्री हो, खुदा ना खासा दूध पड़े, इसी तरीके से ट्रेड है, और कौन सी साइड है जहाँ पे उनका ट्रेड हो रहा है, इट इज ऑल ब्लॉक्ड। तो आई थिंक सेंस शुड प्रिवेल। मेरे ख्याल में बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि एस्केलेशन का कुछ फायदा नहीं होना। ठीक। और ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने देखा है अफगानिस्तान में जंग तकरीबन 4 दहाइयों से एक जिस तरह के हालात हैं, और सबसे ज़्यादा उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझता है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो CPAC को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। खित्ते में ज़ाहिर है लोगों का एक काम होता है, बड़ी बड़ी आलमी ताकतें, वो असलहा भी बेचना है, कहीं इस तरह की खित्ते में एक चपकलिश रहेगी, मसाइल रहेंगे, तो उनको उसमें फ़ायदा नज़र आता है। चीन इस खित्ते में ज़ाहिर है कि एक बड़ी पावर है, तो वो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से मामला जो है मज़ीद ख़राब हो। तो आपको क्या लगता है कि अब ज़ाहिर है कि इससे फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की जाएगी? भारत साथ है, वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान को इस बॉर्डर पे भी ईरान के साथ भी डिस्टर्ब कर दे, और पाकिस्तान ने जवाब भी बड़ा भरपूर दे दिया है। तो अब ये किस तरह से बचा जाए कि इस खित्ते में कोई नई एक जंग न छिड़ जाए? आई थिंक इसमें भी ऑनस ज़्यादा ईरान पे हमारे पे भी है, बिकॉज जो आपने इस तरीके से बात की है कि एक्चुअली ईरान के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखें रेड सी में, उसके बाद पर्शियन गल्फ में बहुत ज़्यादा टेंशन है,
हालांकि पैलेस्टीनियन कॉज पे चाहे वो हुती से वहां से पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ने सपोर्ट किया। हमने खुद इसमें 24/7 प्रोग्राम्स किए हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी। और मेरे ख्याल जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसको भी नुकसान हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता दो मुसलमान मुल्कों में टेंशन होती, सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, तो आपकी बात ठीक है, इजराइल खुश होगा, भारत खुश होगा। तो वी शुड रियलाइज। दूसरा जो है कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की भी बातचीत हो रही है, कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर्स की, तो वो तो तभी होगा कि अमन होगा। अनफॉर्चुनेटली रीजन में सुपर पावर इंटरवेंशन रही है। पहले सोवियट्स आए 8 साल, फिर अमेरिकन जो है वो आके बैठ गए 20 साल से ज्यादा, मतलब 40 में 30 साल तो उन्होंने गवर्नेंस किया है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ने एडजस्ट किया है। टाइम हमें ब्लेम किया जाता है, वी हैव एडजस्टेड टू द एनवायरनमेंट। अभी हमने तो इनवाइट नहीं किया, इसमें रेफ्यूजीज को भी हमने लिया, तकरीबन 50 लाख के सब पाकिस्तान के सॉइल पे हैं। सो ऑल टोल्ड आई थिंक दोनों वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान ने बड़ा खैर सगाली का आई वुड से कि एक डिस्प्ले किया, बड़ा प्रैक्टिकल डिस्प्ले किया। और मेरे ख्याल टाइम इज कम के वी शुड सिट टुगेदर, इसको रिजॉल्व करें, और कोई वजह नहीं है कि इसको एस्केलेट किया जाए। जी अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, ये भी एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर सब कह रहे हैं कि ईरान ने कर दिया, किसको भी उसने पैगाम देना था, या जो भी उसका ख्याल था, तो ये तो उसने तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि एक नया महाज वो खोल ले। पहले ही कोई, चाहे सऊदी अरब है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पहले वो आइसोलेटेड है, तो ये उसने काम करके अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी की। लेकिन अब एक दूसरा रुख ये है कि जिस तरह भारत है, ज़ाहिर है बहुत वहाँ पर मीडिया भी बड़ा बवेला कर रहा था कि जी ईरान की तरफ से हो गया, पाकिस्तान क्या करेगा, तो वहाँ भी लगता है उनको एक बड़ा वाज़ेह पैगाम चला गया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सोवरेनिटी पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता, चाहे किसी मुल्क से हमारे जितने ही अच्छे ताल्लुकात क्यों ना हो, लेकिन ये रेड लाइन है, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो अगर, क्योंकि ये बात हो रही थी कि शायद भारत देखेगा कि अच्छा अगर ये नहीं करते तो फिर उनको ख्याल आएगा आगे इलेक्शंस हैं, मोदी को बहाना चाहिए, पहले भी उसने इस तरह के ड्रामे रचाए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो फिर वो कुछ इस तरह की सोच बना सकता था। तो अब आपको लगता है वहाँ भी बड़ा वाज़ेह पैगाम चला गया कि ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि फिर पहले से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। जी आई थिंक कई दफा शर में से अल्लाह ताला खैर पैदा करता है, और ये वही हुआ है। बिकॉज सिर्फ रिटॉर्ट को लोग भूलना शुरू हो गए थे, भारत हैड स्टार्टेड बिल्डिंग अ फेक परसेप्शन। अभी लंदन पे अभी मेरे ख्याल में एक मूवी आ रही है बॉलीवुड में, और इतना झूठ बोला जाता है भारत में, एंड दिस टाइम दे वर सेलिब्रेटिंग। 24 घंटे पहले भारतीय मीडिया देखे इन द वे दे वर ट्राइंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बट certain factions of political party were trying to undermine कि जी क्या कर लिया, सोए हुए हैं, फलाना है, ढिगड़ा है। पाकिस्तान की मिलिट्री हो, तीनों सर्विसेज हो, जाग रहे होते हैं 24/7, और ये रिस्पांस भी इनको पता होना चाहिए। ये जेब में होता है कमांडरों के, आई विल नॉट डिस्क्लोज इट, ये हर सेकंड का रिस्पांस है, नंबर ऑफ कॉन्टिजेंसीज होती हैं, और अल्लाह ताला की मदद हमेशा शामिल है, हार रही। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इज गॉन टू इंडिया, स्पेशली यहाँ कई दफा राजनाथ सिंह बड़क मारता है जी हम आजाद कश्मीर पे चढ़ाई करेंगे, इनको क्या आप तशरीफ ले आए, एंड लेट्स सी कि जी आपके साथ क्या होता है। इट्स अ बैटल हार्डेंड मिलिट्री, 20 साल से लड़ी है इस इलाके में, नेटो तक के 46 मुल्कों को हमने मैनेज किया यहाँ पे, एंड स्टिल वी आर मैनेजिंग। और इवन मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में आप जाएं, पाकिस्तान मिलिट्री आर्मी की बड़ी कदर करते हैं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वो कहते हैं जी कि ये एक सॉलिड गारंटर है, और अपनी कौम के लिए डेफिनेटली पहले भी कुर्बानियां दी हैं, आज भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारी अगर बच्चियों को शहीद किया जाता है तो आई थिंक वी ओ इट टू द पीपल, और इंशाल्लाह ताला इट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है कि खिते में अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुशहाली के लिए भी। अब इससे जाहिर है कि ये हम इसको कंटिन्यूटी तो पाकिस्तान चाहता ही नहीं है, ये तो हमें मजबूर किया गया, और बड़ा भरपूर हमने जवाब दिया। ईरान को भी समझ आ गई, पूरी दुनिया को भी समझ आ गई, जिसके जहन में कुछ इस तरह की सोच थी उसको भी समझ आ गई। अब सर सी पैक है, एक सोच ये थी कि सी पैक में सब जुड़े। जाहिर है कि ईरान में चीन बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान में भी है, खिते की बड़ी ताकत चीन है, रूस के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं, और इसी तरह ईरान के भी हैं, पाकिस्तान के भी, दोनों ममालिक से हैं। तो आपको लगता है कि अब ये एक मैकेनिज्म तय हो सकता है इसमें से कि आगे बढ़ने के लिए किस तरह है, खिते में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए क्या होगा, आइंदा के लिए कुछ एक मिनिमम कोई SOPs बनाए जा सकते हैं कि जनाब ये रेड लाइन्स हैं, इनको नहीं क्रॉस किया जा सकता, और फिर यहाँ से हम बिल्ड करते हैं और दोबारा जो मामला जिस तरह से चल रहे थे उस तरफ बेहतरी की तरफ जाया जाए। ज़ाहिर है कि एकदम तो नहीं काम हो सकेगा। आई थिंक सीपैक की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इवन जो चाइना ईरान कॉरिडोर है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इसमें जस्ट गिव मी अ मिनट के जो नॉर्थ कॉरिडोर था B&R का, जो रशिया यूक्रेन और यूरोप में जाना था, वो ब्लॉक हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर से। जो आपका मिडिल ईस्ट का मैरीटाइम रूट था वो अभी स्ट्रेस में है, चाहे वो रेड सी है, चाहे वो पर्शियन गल्फ है। जी
जी अच्छा जी ब्रिगेडियर साहब जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। दैट इज बेसिकली सीपेक एंड और ईरान और टर्की और ये यूरोप का है। सो इसमें मजबूरी है इस वक्त आई थिंक रीजन इवन आई थिंक इंडिया को सोचना चाहिए कि ये जाके मिलते तो कहते हैं कि हुती हम पे हमला, बिकॉज $200 अरब का इनका ट्रेड होता है रेड सी से बाबल मंदब से, और मेहनत करने गया था बेसिकली जयशंकर जो है कि द लैंड रूट जो एशिया में अवेलेबल है यही है। और वो अगेन आई वुड से पाकिस्तान ईरान टर्की एक मेजर इसको गोल्डन 6 भी कहा जाता है जो रिंग बन रहा है, गोल्डन रिंग जो है। तो बिकॉज जोग्राफिकली यूरेशिया कनेक्टेड है, ब्रिक्स की मेंबरशिप लोग ले रहे और एक अच्छा माहौल बन रहा था। तो ऑल टोल्ड आई थिंक ये तो इस रूट को बचाना चाहिए, ईरान को भी सोचना चाहिए। चाइना आई एम श्योर विल बी कंसर्न कि यार ये तो सारे रास्ते ही बंद होना शुरू हो गए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव ऑफर्ड, और पाकिस्तान और रीजन के बाकी ममालिक जो है वो इसको देखें, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता गल्फ में ज्यादा लड़ाई होती है तो आपके मैरीटाइम रूट्स बंद हो जाएंगे और इवन ईरान के लिए कोई आउटलेट नहीं रह जाएगी। दे शुड नो इट। जी और सर अब जिस तरह चीन का बार बार ये बात आई है, तो क्या पहले ईरान को ही राब्ता करना होगा कि ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से तो ऐसे लगा कि शायद थोड़ा सा एक विंडो थी उनके पास कि अगर वो अपोलोजाइज कर लेते कि जी हमसे ये बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। ज़रूर ये बात हुई कि जी हम सॉवरेनिटी का एहतराम करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने इस तरह नहीं है, तो निशाना हम पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ दहशतगर्द थे, ये बात उन्होंने की। लेकिन एक क्लियर कट अपॉलोजी आती तो शायद हालात इस नहज तक ना आते, लेकिन अब वो हो गया। तो अब चीन के साथ किस तरह ईरान को ही पहल करनी होगी कि जी ठीक है अब मामला को किसी तरह दोबारा नॉर्मलाइज करते हैं, और जहां पहले हालात थे इस सारे मामले से पहले वहां ले जाने होंगे, और उसमें चीन की गारंटी चाहिए होगी। जी मेरे ख्याल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है इसमें। चाइना ने ऑलरेडी ऑफर किया है एंड आई एम श्योर दोनों साइड से इस पे जो है एक कंसेंसस बन सकता है। इसमें एक और छोटा सा फैक्टर बता दूं कि टाइम वी प्रोजेक्ट के शायद ईरानियन इकोनॉमी बड़ा अच्छा कार्य है, दे डोंट हैव चैलेंजेस। ईरान मोनोलिथ नहीं है, देयर इज अ फारसीदान बेल्ट और फ्रिंजेस पे सारे सूबे ऑनेस्टली दे आर नॉट पर्शियन स्पीकिंग, और डिफरेंट कम्युनिटी है, लाइक सिस्तान और बलोचिस्तान है, देन यू हैव अरब है जो नीचे बैठे हैं साउथ वेस्ट में, ऊपर कुर्ज हैं, टर्क्स हैं, देन अजरबैजानीज हैं, फिर तालिश लोग हैं। तो ये ईरान के लिए ऑलरेडी इस तरह मैकैन की जो मुजाहिदीन खल्क कहलाते हैं, हम नाम भी नहीं लेते, बट दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, जिन्होंने के साइंटिस्ट को मारा। और फिर ईरानी डायस्पोरा 99% स्टेट के खिलाफ है इस वक्त। तो ये इसका अपना आई वुड से डोमेस्टिक, अभी भी आप सोशल मीडिया पे जाए तो लॉट ऑफ प्रेशर और ईरान के आपने क्या किया। सो ऑल टोल्ड आई थिंक ईरान हैज टू लुक इनटू इट, कितने डिफिकल्ट हालात में 40,000 जो क्या ले रियाल का आज डॉलर है ईरान में, तो इतनी अच्छी हालात नहीं, व्हाई आर दे शटिंग दिस। तो मेरे ख्याल में चाइना कैन प्ले, और उन्होंने ऑलरेडी ऑफर किया है एंड बोथ साइड शुड एक्सेप्ट इट, और चीजें डी-एस्केलेट हो सके। जी इंशाल्लाह होपफुली। ये इस वक्त तो ईरान आइसोलेटेड लग रहा है, वैसे तो हम देखते हैं जी भारत ने कहा जी हम चाबहार डेवलप कर देंगे, कभी ये कर देंगे, लेकिन वो उस तरह कभी भी जब भी अमेरिका से चैलेंज आता है तो भारत कहीं उसकी मदद के लिए ईरान के लिए नहीं आता। तो ईरान के पास तो पहले ही ऑप्शंस बड़े लिमिटेड थे और उसने ये हिमाकत कर दी। अब जब भी मुश्किल आती है ईरान पर, तो हम तो नहीं देखते कि भारत सिर्फ इंजॉय ज़रूर कर सकता है कि अच्छा जी एक नया वहाँ पर महाज खुल गया है, लेकिन वैसे वो कभी या ईरान के लिए उसने कभी अच्छी सोच तो नहीं उस तरह से रखी, कि तामीरी सोच तो मेरी नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के साथ तो खैर मामला ही और है। जी एग्जैक्टली, इसमें एक और आई थिंक फैक्टर है, भारत तो हमेशा एक्सप्लॉइट करे। पाकिस्तान में बड़ा इल्जाम लगता है जी कि सारे नेबर्स के साथ जी खिलाफ। जस्ट लुक एट इंडिया, मैं सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस, ईरान को भी देख ले। जी जी म्यांमार के साथ दे हैव टेंशन। मालदीव ने कहा जी आप यहाँ से पैकअप करें। चाइना के साथ 2020 में प्रॉपर एक लड़ाई हुई, उनको फेंटी पड़ी और 2,500 स्क्वायर किलोमीटर गया। तो कौन सा नेबर कुछ है भारत से? तो आई वुड से कि साउथ एशिया और वेस्ट एशिया एक बदकिस्मत रीजन है जहाँ पे टेंशन ज्यादा है, टाइम सुपर पावर इंटरवेंशन हमने खुद सोचना है। सो आई थिंक ईरान शुड रियलाइज कि इन हालात में पाकिस्तान इज नॉट ओनली इट्स आई वुड से इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, इवन अफगानिस्तान के लिए। जब ईरानी रेवोल्यूशन आया था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे, आपको याद है मोहम्मद अली शकी वगैरह, काफी ईरानी कम्युनिटी आई थी। और फिर एक लैंड रूट है जो अगर खुदा न खास्ता गल्फ में ईरान चौक होता है तो पाकिस्तान इज ऑलवेज अवेलेबल, ट्रेड भी हो सकता है और उनकी एक आउटलेट है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक देयर इज अ नीड कि ये अगर हो गया है, इफ इट वाज अ मिस्टेक और अ ब्लंडर, या मे बी IRGC में से ऐसे लोग थे वो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ, बिकॉज IRGC में जाए तो आई थिंक at time they take initiative जो शायद सीनियर लीडरशिप को पता नहीं होता, but that is internal question। वो चीजें
सही सम पे ले जाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। ईरान के पास वक्त है कि जितना उसने नुकसान कर लिया यही काफ़ी है, अब चीज़ों को दोबारा बेहतरी की तरफ ले जाया जाए और पहला कदम ईरान को ही इस पर उठाना पड़ेगा। चीन किरदार अदा करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान हमेशा की तरह खित्ते में अमन का खां है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। निगरान वज़ीर आज़म ने 7 रुकनी कमेटी बना दी है। अब इलेक्शंस के लिए कमेटी बनाना क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ खदशात होते हैं, कमेटी का मतलब है शायद पता नहीं कुछ काम नहीं होना। और इसके साथ साथ आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए हैं इलेक्शन से पहले। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कमेटी भी बना दी है। इस कमेटी की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करने पहुंच गए। ये उनका पहला खिताब है या पहला जलसा है जब से वो पाकिस्तान आए हैं, क्योंकि आते ही उन्होंने एक जलसा किया था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन अनाउंसमेंट से जब हुई उसके बाद से अभी तक उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरह की नज़र नहीं आई। इसी पर हम बात करेंगे। इसाक अकवानी साहब हैं, सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और रुबीना कायम खानी साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसाक अकवानी साहब, सर अब आपको नज़र आ रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटी भी शुरू हो गई है, मियाँ साहब भी आखिरकार मैदान में आ गए हैं, आपके साथ यानी IPP के साथ भी मामला तय हो गए हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि अब नून लीग की और आपकी भरपूर तैयारी है, भरपूर तरीके से इकट्ठे मैदान में उतर रहे हैं? नहीं, इनसे पहले बिलावल साहब भी कई दिन से जलसा जुलूस कर रहे हैं, लाहौर में भी और बाकी जगहों पर भी, और मियाँ साहब आज निकले हैं, वो भी जलसे के लिए। एक आपके लिए खुशाइन बात है कि यहाँ पर इतराज़ था कि यहाँ लोग गहमा गहमी नहीं हो रही, तो उसकी कई वजूहात थी। अब चूंकि मामले हर चीज़ के सेटल हो गए हैं, लोगों को निशानात मिल गए हैं, पार्टी के अपना लीडरान जो हैं अब बाहर निकल के जलसा जुलूस कर रहे हैं, तो अब तो कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही। एक खकवानी साहब, आपके पार्टी से ताल्लुक़ है फयाज़ुल हसन चौहान साहब का, वो उन्होंने वसीम अदामी साहब के प्रोग्राम में हाल ही में कुछ इंकशाफात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हुए हैं तहरीक इंसाफ के, ये IPP में आएंगे जो जीतेगा उसके बाद, और 33% विफाक में भी और सूबों में भी आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, और इनमें से 80% तादाद उन्होंने कहा मैं बता रहा हूँ वो IPP को ज्वाइन करेगी। तो ये तो सर ऐसे लग रहा है कि ये सारा कुछ एक पूरा प्लान और एक सेटअप बता रहे हैं चौहान साहब, क्या ऐसा है? ये उनकी मालूमात होंगी, मैं तो नहीं समझता कि इनका कौन से हजरात, अब इस वक्त बहुत सारे पूरी तादाद जो आई थिंक कोई 5-1 हज़ार आदमी तो लड़ रहा है ना जी नेशनल की, और कोई 12,000 आदमी वैसे लड़ रहे हैं सूबाई, बाकी तो कुल तो 17,000 हैं जो लोग लड़ रहे हैं। अब उसमें कौन से बंदे पहचानेंगे कि कौन से आज़ाद आदमी PTI को बिलोंग करते हैं और कौन नहीं है, और फिर उनमें से कौन जीतते हैं क्या है, तो ये तखमीना लगाना मेरे ख्याल में बहुत जल्द है। अभी उनके इलेक्शनों में उन्होंने बाहर निकलना है, लोगों का रिस्पांस देखना है, उनमें PTI के हजरात कई लोगों के चीज़ों पे तब्दीली भी होनी है उनके पार्टी की तरफ से कि उनका कौन असली नुमाइंदा कौन है, और बाकी कवरिंग कैंडिडेट वापस होते हैं या नहीं होते। सही। और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है ये तो नहीं, किसी को नहीं पता कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कौन आदमी खड़े हो गया इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी के साथ किसके साथ मिलते हैं, क्या करते हैं। ठीक है रुबीना साहिबा, लेकिन ये बात तो है कि जिस तरह हम देखते हैं पेशगोइयाँ होती हैं, बाज़ सियासतदान करते हैं, और अगर उस तरह होने लग जाए तो फिर ये सोच तो आती है। अब चौहान साहब ने भी कहा कि जी सिर्फ उनको लड़ने की इजाज़त मिल रही है तहरीक इंसाफ के लोगों को, जो ये कमिट कर रहे हैं कि जब वो जीत जाएंगे तो वो IPP में आएंगे। अब हमारे साथ कल निसार खोड़ो साहब भी थे पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि जी चुनतखब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं अगर नवाज शरीफ बनते हैं तो आपको कोई खदशात हैं कि ये उसी की तरफ कदम है कि इस तरह से लोगों को लाया जाएगा और साथ शामिल कराया जाएगा? देखिए, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब आए हैं और जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपना मतलब एक बाहर बैठ के उनको जो एक कॉन्वेक्ट इंसान था और उसको जो है बेल दी गई, और जिस तरह से अभी आप देखें कि वो बड़े ठंडे होके बैठे हुए हैं, ना कोई जलसे ना जुलूस। अभी आपने जिक्र किया कि अभी कोई रिसेंट कोई उन्होंने किया है,
सो मतलब इससे तो यही लग रहा है कि जो है उनको मुकम्मल तौर पे जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल रही है। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही बात करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम जमातों को, जो भी सियासी जमात है उसको मिलनी चाहिए, और उसको एक इलेक्शन का एक मतलब उसको आज़ादाना जो है वो एक प्रोसेस का जो है वो हिस्सा होना चाहिए। जैसे वो मैं समझती हूँ कि जो अब नज़र आ रही है कुछ चीज़ें कि झुकाव किस तरफ है, लेकिन देखें ये जो अगर नवाज शरीफ साहब इतनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और फिर उसके बावजूद जो उनके साथ हुआ और वो जो केसेस भुगते उन्होंने, और फिर वो मुल्क छोड़कर चले गए इस आवाम को जिन हालात में, तो मैं समझती हूँ अगर तो वो लीडर होते तो वो इस बैक डोर से आना कभी पसंद नहीं करते। देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी लीडर थी, और आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और देखें आपको कोई कुछ भी हासिल करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए लीडरशिप को वो उसको कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें देखें जो जिसकी मिसाल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी में मिलती है, कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। आप देख लें कि कोई जो है मुल्क छोड़ के चला जाता है, कोई किस तरह से डील कर लेता है, कोई किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि जो है वो झुकाव कहीं पे नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ को चाहिए था, नवाज शरीफ साहब को, कि वो इस वक्त जो है मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप डील करें या बैक डोर से आए या चोर दरवाजे से। 18 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ आपने देखा, एक जो है सिलेक्टेड बंदा जो है वो पूरी कौम पे मुसल्लत किया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उसने उसकी जो डिलीवरेंस थी, जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो जीरो थी। तो ये सारे अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बल्कि हम पीछे जाएंगे। अभी भी बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं और उसमें निशाना सिर्फ और सिर्फ नून लीग नजर आ रही है। इसाक अकमानी साहब, आपको क्या लगता है, अभी दादू में उनका खिताब है, लेकिन वहाँ भी वो दादू में भी खिताब करते हुए ज़्यादा निशाना मुस्लिम लीग नून को बना रहे हैं, जबकि वहाँ पर हमें कोई इतनी ज़्यादा एग्जिस्टेंस नून लीग की नज़र नहीं आती उस तरह से, मगर वो कह रहे हैं जी मैं पंजाब जा रहा हूँ, शेर का शिकार करूँगा, शेर का शिकार सिर्फ तीर कर सकता है, ये शेर नौजवानों को खाने वाला है, उनका खून चूसने वाला है, रोज़गार का खून चूसने वाला है, गरीब आवाम का खून चूसने वाला है, और फिर ये भी वो कह रहे हैं जी चौथी दफ़ा मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो क्या वजह है आपकी नज़र में अकमानी साहब के मियाँ नवाज शरीफ साहब इस तरह टारगेट हैं बिलावल साहब का, पंजाब में आपको लगता है कि इस तरह से वो कुछ पॉपुलर हो सकेंगे? देखें, बिलावल साहब इस वक्त उनको टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ अभी तक पूरे पाकिस्तान में सिवाय इन दो हजरात के और तो कोई किसी ने अपने नुमाइंदगी अपना नहीं जाहिर की फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। तो प्राइम मिनिस्टरशिप के जो दो उम्मीदवार बाहर जाहिरी तौर पे नजर आ रहे हैं, वो उनमें से बिलावल साहब ज़रा एग्रेसिव होकर बातें कर रहे हैं। और मगर मैं एक चीज़ और आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आज 17-18 तारीख हो जाएगी ना कल जी। अच्छा, तो ये 12 दिन इस महीने के रह गए, और 8 की जगह पर 6 दिन अगले लगा लें, क्योंकि 2 दिन तो फिर इलेक्शन ममानत हो जाती है ना 2 दिन पहले जी। तो ये 18 एक दिन बनते हैं 18, तो 18 दिन में 9 डिवीजन है पंजाब के, तो अगर 9 जलसे भी डिवीजनल हेडक्वार्टर में नवाज शरीफ साहब करते हैं तो जिलों में तो नहीं पहुंच सकते ना। तो फिर उन्होंने 1-2 सिंध में भी इलेक्शन के बड़े इज्तिमा करने की उम्मीद रखते हैं मैं कि वो करेंगे, क्योंकि सिंध में भी आखिर पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा है, 40% तो है ना, और फिर फ्रंटियर में भी वो करेंगे 1-2। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे जलसे मुकम्मल कर पाएंगे वो, क्योंकि दिन छोटे है ना जनाब, तो दिन छोटे में तो और रात का फिर जलसे तो मैं नहीं कह सकता कि रात को ठंड की वजह से न फ्रंटियर में जलसा हो सकता है ना पंजाब में। सिंध में अलबत्ता शायद हो जाए, तो बलूचिस्तान में भी कोयटा का एक जलसा होगा, वो भी दिन में ही होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी जमात इस वक्त सारे जगहों पर इलेक्शन में हिस्सा लेकर और अपने लोगों को मुतहर्रिक नहीं कर सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आप खुद हर जगह नहीं पहुंच सकेंगे, दुरुस्त, लेकिन नहीं पहुंच सकेंगे जी, मुमकिन नहीं है कि एक दिन में 2 जलसे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आजकल के सुबह 10 बजे के बाद
तो सूरज निकलता है तो लोग तो सुबह आ नहीं सकते, ये तो सब आएंगे 3-4 बजे और 5 बजे खत्म हो जाएगा जलसा, या रात का जलसा होगा तो उसमें ठंडे इलाकों में तो हो नहीं सकते। तो इसलिए लीडरान के लिए भी बड़ी मुश्किलात है कि वो पूरी कैंपेन नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से लोगों को तवक्को थी पहले इलेक्शनों में। बिल्कुल सही है। हमने पहले बहुत देखा, गहमा गहमी होती थी, बड़े बड़े जलसे होते थे, कवरेज होती थी, हमारी खुद ड्यूटीज लगा करती थी। रुबीना साहब, अगर देखें तो बिलावल साहब सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आए, सबसे पहले आ गए इलेक्शन कैंपेन में। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा, उन्होंने काफ़ी अरसे से, ज़ाहिर है यंग भी हैं, ये मास संभाला हुआ है, लेकिन तहरीके इंसाफ उस तरह से नहीं निकल पा रही, कहीं भी उसको उस तरह इजाज़त नहीं मिलती, उनका ये शिकवा है। तो आप समझते हैं कि उनको भी इसी तरह से, जिस तरह बिलावल हैं, अब मुस्लिम नून है, आज तो हमने देखा मियाँ साहब के लिए बड़ा प्रोटोकॉल भी था जब वो हाफिजाबाद पहुंचे हैं, शायद कम से कम प्राइम मिनिस्टर से तो लेवल का तो होगा। तो क्या सबको, आपको लगता है कि मौका मिल रहा है इलेक्शन में भरपूर तरीके से कैंपेन करने का? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही कहती रही है कि अगर जो भी कोई अगर का मैंडेट है और जो असेंबली में जाता है, उसकी जो कोई अगर सियासी जमात है तो उसका ये हक है कि वो जो है इसी तरह से इलेक्शन कैंपेन करने का उसका जो है वो उसको हिस्सा होना चाहिए इलेक्शन, उनको उसको राइट होना चाहिए कि वो अपने जलसे और जुलूस करें। और क्योंकि हम बीइंग पॉलिटिकल पार्टी, हमने तो ये सब चीज़ें भुगती हैं। 2013 के इलेक्शन में अगर आपको याद हो तो हमें जो है वो बम धमाके से डराया गया और हमें कोशिश की गई कि वो सिर्फ और सिर्फ हम ड्राइंग रूम की सियासत करें, जबकि उसके बावजूद जो है हमने कोशिश यही की कि हम आवाम में जाएं, क्योंकि हम अपने वर्कर्स पे, अपने जालों पे, पाकिस्तान की आवाम पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो बिलीव करती है। और हम जो भी हालात हों, हम हमेशा आपने देखा होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो डराया गया था, लेकिन अभी अगर 2013 के इलेक्शन में भी आप देख लें, लेकिन आज अगर आप देखें जो सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक, और अब मैं समझती हूँ एक नई सोच की जरूरत है पाकिस्तान को। बहुत हो गया जिन्होंने करप्शन की जो बाबे थे और जो आजमाए गए, और उनको मैं समझती हूँ कि मौका देने के बजाय अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, जिन्होंने इस मुल्क को डिलीवर किया है, जिन्होंने जो है प्रूव किया है कि हकीकी लीडरशिप क्या होती है, तो वो मैं समझती हूँ बिलावल भुट्टो को जो है हमें वजीर आज़म बनाना चाहिए, ताकि इस मुल्क के जो मसाइल हैं, अब हम उस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकते कि हम रोज़ो रोज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट करें। तो हमें, मैं समझती हूँ कि तमाम सियासी जमातों का हक है कि वो पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसका हिस्सा बने, और उसमें हम बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को तो हम कह ही नहीं सकते कि कोई जलसे जुलूस किसी भी चीज़ पे जो है पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा फाकमानी साहब, अभी भी कुछ बातें इस तरह की हो रही हैं, कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो कह रहे हैं कि जी देखें, इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल बन गई है, पहले बड़े चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी की सूरत हाल है, अभी भी अलर्ट्स आ रहे हैं। पंजाब के आईजी कहते हैं जी 19 शख्सियात को ख़तरा है, हमारे पास नफरी पूरी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कभी मौसम का, कभी कहते हैं हम तो कैंपेन ही नहीं कर सकते, हम तो बाहर नहीं जा सकते, पम्फलेट्स मौजूद हैं, कॉर्नर मीटिंग की तो छोड़ेंगे नहीं, तो अभी इलेक्शंस को मज़ीद डिले कर दिया जाए। आप समझते हैं कि कोई ऐसे इम्कानात हैं, या इस तरह डिले किया गया तो शायद कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड या हालात बेहतर हो जाए सबके लिए? ये जो है ना, पंजाब के आईजी और बाकी हजरात, इनको तो जो कुछ कहना चाहिए था वो इलेक्शन से पहले अपनी ज़रूरियात बतानी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, और इनके जितने अगर कोई कमी पेशी है तो उस वक्त मौका था कि वो अपनी कमी पेशी पूरी करते। इस वक्त जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम कवायद पूरे करके इलेक्शन के और अलॉटमेंट करके, सिंबल के अलॉटमेंट में तो ताख़ीर ज़रूर हुई, मगर उसमें भी हो गया अल्टीमेटली। अब इलेक्शन कैंपेन शुरू है, अब उनका इस तरह का जवाब बनता नहीं। जो नया एस्पेक्ट आया है जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं वो ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी के बारे में। वहाँ पर भी इस वक्त मेरे ख्याल में जो एक दूसरे पे जो उनके हुकूमती इदारे तो नहीं थे शामिल, मगर उनके वहाँ पर भी कई वो हैं नॉन एक्टिव और एक्टिव लोग हैं जो ये काम करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जो आकर ईरान ने हमला किया वो मुनासिब नहीं था कि हमारे जिस तरह के ताल्लुकात थे,
हमारा जो रिटेलिएशन थी वो भी अपनी तरफ से सही थी, मगर उसमें भी कोई फौजी और या शहरी इलाके पे नहीं हुआ। वहां पर जो जिन लोगों ने ये करने में पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर क्रॉसिंग में वो करते हैं दरारंदाजी, वो लोग प्राइवेट लोग थे, वो हमारे और मुखालिफ भी है ना इस सब कॉन्टिनेंट में, उनके शायद परवरदा हो, उन्होंने किया। मगर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की वो नहीं आनी चाहिए, इसको आगे कशीदगी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा। इस जो खदशा है वो इस मैंने नहीं ख्याल के इलेक्शन को इस वक्त तक इस हालात में नहीं करेगा। अगर खुदा न खास्ता इसकी कोई एस्केलेशन हो गई और बढ़कर और उसमें हुकूमत ईरान बीच में अगर शामिल होकर और उनके सिक्योरिटी एजेंसी के बीच में उनकी फौज भी बीच में शामिल हो गई, जो कि मैं नहीं समझता अभी तक नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया वहाँ जो मिसाइल उन्होंने किसी ने चलाए हैं वो ईरान के भी दोस्त नहीं हो सकते और पाकिस्तान के तो नेचुरली वो दोस्त नहीं थे। अच्छा रुबीना साहिबा, अब एक कमेटी भी बना दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, 7 रुकनी कमेटी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म का काम तो सिर्फ इलेक्शंस करवाना होता है। उन्होंने आगे से ये काम सुपुर्द कर दिया कमेटी के, जिसमें वज़ीर मवासलात हैं और मैरीटाइम अफेयर, इसके अलावा रेलवे के वज़ीर जो है वो कमेटी का कन्वीनर होंगे। अब बराह रास्त रेलवे का या मैरीटाइम का वो इलेक्शन से कोई ताल्लुक भी नज़र नहीं आता, इसमें चीफ सेक्रेटरी वगैरह दीगर लोग हैं, लेकिन रुबीना साहबा जिनका काम ही सिर्फ ये है कि आपने आना है और इलेक्शंस करवाने हैं, वो आगे से इसको ऐसे जैसे सबलट कर रहे हैं कि पता नहीं उनके पास और बहुत से काम है, तो लिहाजा एक कमेटी बना दी है जो ये इलेक्शंस के काम को देखेगी। तो कुछ अजीब सी बात नहीं है? जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा है मतलब एक इसको मैं क्या कहूँ, रेडिक्यूलस कहूँ या क्या, लेकिन क्योंकि जो सिस्टम है, इंटरम सिस्टम है, अगर आता है तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो साफ और शफाफ जो है वो इलेक्शन करवाए और को जो है वो इंश्योर करे। और प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद चाहिए था कि वो इसको मॉनिटर करते पूरा, बजाय इसके कि वो कमेटी उन्होंने बना दी है 7 रुकनी, और वो भी कमेटी भी जो नाम आ रहे हैं सामने उसमें वो कोई रेलिवेंसी नज़र नहीं आ रही, कोई रेलिवेंट जो है वो लोग नज़र नहीं आ रहे जो इलेक्शन को शफाफ जो है करवा सके। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि इलेक्शन को जो है वो एक सीरियस वो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में उसको लेना चाहिए, ना ही डिले करने की बात करनी चाहिए। ऑलरेडी हमने डिले किया है इलेक्शन देखिए, इंटरम सेटअप कोई भी हो उसका एक लिमिटेड जो है वो मैंडेट होता है। एक जब तक जो है वो इलेक्टेबल्स नहीं आते, जो इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के आते हैं, जो अवाम के वोट से आते हैं, मैं समझती हूँ जो है सिस्टम वो ही बेहतर तौर पे चला सकते हैं। आपने देखा उसामा कि हमारा जो इकॉनमी जो है वो कहाँ पर है, हमारे जो हालात हैं, वो जो हमारे इदारे जो है वो कितने स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यही तभी मुमकिन है कि किसी मुल्क में जो है वो एक जमहूरी सिस्टम हो, इलेक्शन टाइम पे हो, और उसको किसी भी डिले टैक्टिक्स जो है वो नहीं खेली जानी चाहिए। मैं समझती हूँ इस वक्त अगर किसी ने ये मजाक भी किया हो तो ये बहुत सीरियस बात है। इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि मजाक में भी ये बात नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। तो इलेक्शन को जो है वो ऑन टाइम होना चाहिए और बिल्कुल केयरटेकर सेटअप को ये जो है इंश्योर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो जो उनका काम है वो करे और उसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो इंश्योर करे इलेक्शन में कि साफ और शफाफ जो है इलेक्शन हो। खाकवानी साहब, ये भी शायद पहली दफा हो रहा हो, निगरान हमेशा पाकिस्तान में आते थे इलेक्शंस करवाने, अब उन्होंने भी आगे कमेटी बना दी है, उसमें रेलवे के भी वजीर हैं, मैरीटाइम के वजीर हैं, तो उनका काम तो ये है नहीं कि जी वो चीज़ों को देखें, सिक्योरिटी की ज़रूरत है इसको देखें। तो निगरान वज़ीर आज़म को खुद नहीं इन चीज़ों को देखना चाहिए बराह रास्त कि जी कहाँ सिक्योरिटी की कमी है, उसको क्या प्रोवाइड करना है। उन्होंने रिकॉर्ड दौरे भी कर लिए हैं बैरून मुल्क के, क्या उनका फोकस मईशत रहा? शायद इस वजह से आप समझते हैं हालात ऐसे थे कि उन्होंने कहा जी मईशत को फोकस रखना है, और आने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद भी उन्होंने जो पहली चीज़ की, उन्होंने कहा जी लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, लोगों ने मैंडेट दिया है, हमने मुल्क को ठीक करना है, हमने मईशत ठीक करनी है। ये अनोखा एक इंटरम सेटअप है जिसने इतने काम किए हैं जो आज तक किसी इंटरम सेटअप ने नहीं किए, ना इतने फंड इस्तेमाल किए जितने आज तक किसी इंटरम सेटअप ने नहीं इस्तेमाल किए, जो कि उनकी कानूनी हैसियत ही नहीं थी, और उनका पीरियड भी बहुत बढ़ गया है।
तो मेरे ख्याल में तो इंटरिम सेटअप ये पाकिस्तान के अंदर एक नॉवेल्टी होगी, जो यहाँ जिस तरीके से उन्होंने आप फरमा रहे हैं दौरे भी किए हैं और फिर अखराजात भी किए हैं, और उन्होंने डायरेक्ट एक किस्म की बहुत सारी चीज़ों में मदाखलत की जो कि उनको रूटीन का काम करना चाहिए था। रूटीन के काम से बढ़कर वो तो उन्होंने असली हुकूमतों से भी ज़्यादा काम शुरू कर दिया है काम करना। एक खाकवानी साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शंस के बारे में? कहा जा रहा है कि जी इलेक्शंस जो हैं ठीक है अपनी जगह ज़रूरी हैं, लेकिन मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है इलेक्शंस के होने के बाद मईशत में बेहतरी आएगी या फिर हम कुछ इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं माशी एतबार से इलेक्शंस की वजह से? वो डिपेंड करता है कि आपके कौन हजरात इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। अगर इलेक्शन का रिजल्ट आया जिसमें मखलूत हुकूमत बनी, तो यहाँ पर मखलूत काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। लोग सारी अथॉरिटी लेकर हुकूमत चलाने के आदी हैं, और वो इस तरह का काम नहीं करते कि किसी के साथ मिलजुल के काम करें और अखलाक के दायरे में रहकर और एक दूसरे को साथी समझ के इकट्ठे मिल के इलेक्शन करें। यहाँ तो लोगों को एक दूसरे का वो मुखालिफ भी नहीं समझते, वो तो एक लोग दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो अगर उनकी थिन मेजॉरिटी हुई तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा मईशत का भी और लोगों का भी पाकिस्तान के। अल्लाह करे इस तरह ना हो, जिसको भी हुकूमत मिले वो मुस्तहकम हुकूमत हो और वो उसको चलाने में कामयाब भी हो और अपने मुखालिफिन को सिर्फ मुखालिफ समझे, उनको अपना दुश्मन ना समझे। रुबीना साहब, इलेक्शंस के सूरत में आप क्या देख रही हैं? मईशत में बेहतरी आएगी या कुछ अरसे के लिए फिर हमें अदम इस्तेहकाम देखने को मिलेगा? देखिए, मैं उसामा यही बात करती हूँ कि एक इंटरिम सेटअप के पास वो मैंडेट नहीं होता जो इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के जो जमात आती है, और बिल्कुल उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और जो मैं समझती हूँ कि अगर तो क्योंकि एक जमात का ये काम नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अभी हालात वो नहीं है कि कोई भी एक जमात जो है वो सोलो फ्लाइट खेल सके। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड। पार्टी ने, आपने देखा होगा कि जब पहले भी हमने दोबारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने सेकंड जो है वो सीओडी करने की बात की, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, और उसमें क्योंकि बहुत सारे मसाइल जब आप इकट्ठे होकर बैठते हैं तो उसका हल निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ अभी इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनती है जिस तरह से भी, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को मैं समझती हूँ ऑन बोर्ड रहना चाहिए और मुल्की मसाइल का हल निकालना। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी साहब, आपने वक्त दिया। इसाक खानी साहब IPP, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मिलकर चलने की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है अगर मखलूत हुकूमत है तो सब मिलकर चलें, और चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, नून लीग हो, उनकी तरफ से तो पहले ही लोगों को साथ मिला लिया गया है IPP और MQM की सूरत में, दीगर जमातों की सूरत में। तो देखते हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या आते हैं और फिर किस तरह से चीज़ों को आगे चलाया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।